हेलो एवरीवन। आफ्ताब मुगल की जानिब से आज के प्रोग्राम में हम अपने तमाम नाजरीन और अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। आज का प्रोग्राम माइनॉरिटी कंसर्न पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद किया गया है। माइनॉरिटी कंसर्न एक डिजिटल मैगजीन है जो पाकिस्तान में अक़लियती हकूक़, मजहबी आज़ादियों और जमहूरी कदरों के हवाले से खबरें शाया करता है। हमारी आज की नशिस्त का मौजू है द इशू ऑफ फोर्स्ड मैरिजेस। हमें आज जिन साथियों ने ज्वाइन किया है, जो हमारे मेहमान हैं, उनमें हमारे साथ शामिल हैं जनाब मोहतरमा अक्सा कंवल फैसलाबाद से, सरगोदा से ताहिर नबी चौधरी साहब, कराची से सफीना जावेद साहिबा और लंदन से सैसल शन चौधरी साहब। तो अभी क्योंकि कराची में बहुत शदीद बारिश हो रही है, इसलिए सफीना जावेद साहिबा जो है वो स्ट्रगल कर रही हैं इंटरनेट और बिजली के लिए। तो अगर उनका बिजली आ गई, इंटरनेट कनेक्ट हो गया तो वो हमें ज्वाइन करेंगे। हमें थोड़ी देर में जनाब ताहिर नवीद साहब भी ज्वाइन कर लेंगे। हमारे आज के प्रोग्राम की जो निजामत करेंगी वो हमारी साथी मोहतरमा एस्टर दास साहिबा हैं। आप एजुकेशनिस्ट होने के साथ साथ इंसानी हकूक़ की कारकुन और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सरे में एकेडमिक इंग्लिश की प्रोफेसर हैं। आप माइनॉरिटी कंसर्न की एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं। और उनके साथ जो हमारे को मॉडरेटर हैं आज के प्रोग्राम के, उनका ताल्लुक साहिवाल से है। मोहतरम अशकनाज खुखर साहब, आप इंसानी हकूक़ के कारकुन हैं। तकरीबन 15 साल से आप सिविल सोसाइटी सेक्टर में काम कर रहे हैं। सेंटर फॉर सोशल जस्टिस के अलावा मुतअद्दिद ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आप मुख्तलिफ हैसियतों से मुंसलिक हैं। इसके अलावा आप एक्टिव यूथ ग्रुप के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। अब मैं मोहतरमा एस्टर दास साहिबा से गुजारिश करूंगा कि वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू एस्टर। थैंक यू। गुड इवनिंग और सलाम जो लोग देख रहे हैं अपने अपने टाइम के हिसाब से। हम आपको वेलकम कहते हैं आज के प्रोग्राम में। और ये प्रोग्राम जो है ये गुज़श्ता से वाबस्ता है। हमने अंडर द सेम टॉपिक पहले एक टॉक शो का इनेकाद किया था जिसमें हमने ये सारी बातें डिस्कस की थी कि इनकी जो फोर्स कन्वर्जन है वो क्या है, उनका नेशनल इम्पैक्ट क्या होगा। और इस बात का आज भी इरादा करना चाहते हैं कि इस वक्त ये मसला सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी की खवातीन के हवाले से उठाया जा रहा है। लेकिन जब एक मसले को जब वो फैलता है तो फिर वो एक वक्त आता है जब वो बिल्कुल भी ये तकसीम करना छोड़ देता है कि कौन किस मजहब से है। तो ये एक ऐसी आग है जो वक्त गुजरने के साथ तमाम औरतों को अपनी लपेट में ले लेगी और इसके आसार हम ऑलरेडी देख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं चाइल्ड रेप, चाइल्ड मैरिजेस के और फोर्स कन्वर्जन के जो हम देखते हैं। मगर फोर्स कन्वर्जन एंड अंडर एज मैरिज जो है वो इंटरकनेक्टेड है। और हमारे लास्ट प्रोग्राम में हमने कुछ वजूहात डिस्कस की थी जो लेटर ऑन इस प्रोग्राम की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। मैं उनको दोहराना चाहती हूँ। प्रीवियस प्रोग्राम में हमने ये किया था कि कौन सी वो प्रॉब्लम्स हैं। उनमें से एक है पॉवर्टी एंड डिजायर टू एस्केलेट इकोनॉमिक लैडर। बहुत सारी गुर्बत की वजह से खवातीन जो है वो बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में शायद कन्वर्ट हो जाती हैं। लैक ऑफ एजुकेशन, स्पेशली सेक्स एजुकेशन, सेक्स एंड साइकोलॉजिकल इमोशनल जो एजुकेशन है उसकी बहुत कमी है। वीक फैमिली बॉन्ड्स और पोर पेरेंटिंग, माँ बाप जो है वो नहीं जानते कि कैसे बच्चों को रेज करना है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। लैक ऑफ अप्रोप्रिएट डेटा टू प्लीड द केस इन अ कन्विंसिंग मैनर। हमारे पास आदादो शुमार मौजूद नहीं है जिसके लिए अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे कोई बात कर सकें तो हमारी बात में कुछ वजन पैदा हो सके। तो ये एक बड़ी कमी महसूस की गई। और फिर ये भी कि चर्चेज जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ मजहबी तालीम के ऊपर फोकस रहते हैं और उसको सोशल लाइफ के ऊपर या प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर उसकी इम्प्लीकेशन करने में नाकाम रहते हैं। और लास्ट जो था वो ये था कि जिन लोगों से
जो इस मसले में फोर्स कन्वर्जन एंड अंडर एज मैरिजेस में दो पार्टीज हैं, एक वो है जो विक्टिम है और एक वो है जो इसको करते हैं, इनिशिएट करते हैं। तो उनको उनकी माइंडसेट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन सम केसेस they actually are good and religious people, but probably they are doing it for sawab. So we need to understand that perspective as well, and we need to combat that. If we do not understand, we can't combat. जो कुछ solutions हमें बताए गए थे वो ये थे कि चर्च को इनिशिएट करना चाहिए डाटा कलेक्शन एट पैरिश लेवल। आप अपने अपने चर्चेज में से डाटा कलेक्ट करें। सेमिनार्स होने चाहिए सोशल स्किल्स के लिए, सेक्सुअल एजुकेशन के लिए, इमोशनल इंटेलिजेंस को एनहांस करने के लिए। उसके अलावा जो क्रिश्चियन शेल्टर हाउसेस हैं वो बनने चाहिए, सिर्फ क्रिश्चियन ही नहीं, लेकिन चूंकि हमारे साथ ज्यादातर क्रिश्चियन कम्युनिटी के नुमाइंदे थे, इसीलिए ये सोचा गया कि अगर क्रिश्चियन शेल्टर हाउसेस हों तो वो बाकी जो माइनॉरिटी गर्ल्स हैं, खासतौर पे सिंध में हिंदू जो खवातीन हैं, उनके लिए भी लड़कियां जो हैं जब वो बाजियाब कर ली जाती है तो उनके रखने के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है, तो वो इवेंचुअली जो है वो फिर गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं, विच अभी ट्रस्ट इश्यूज हैं उनके उन अदारों के साथ। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिपोर्टिंग सेंटर, कोई ऐसा ऑनलाइन हब होना चाहिए जहां पर डिस्क्रिमिनेशन को रिपोर्ट किया जा सके, ताकि ये मामला अपनी आखिरी हद तक पहुंचने से पहले ही आइडेंटिफाई भी हो सके, रेक्टिफाई भी हो सके। और फिर लास्ट जो है कि बहुत सारी ऐसी खबरें होती हैं जो पुरानी होती हैं या झूठी होती हैं और उनको सोशल मीडिया पे फैला दिया जाता है, जिसकी वजह से इस तरह की जो खबरें हैं उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो खराब होती है। तो ये वो कुछ पॉइंट थे जो हमने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किए। द डिस्कशन नाउ विल गो ऑन फ्रॉम हियर, एंड just wanted to connect it to Quaid-e-Azam's speech on 11th of August. अगर हम वो दिखा सकें तो बहुत अच्छा होगा, अदरवाइज मैं आपके लिए पढ़ दूंगी। एक लाइन है, The first and the foremost thing that I would like to emphasize is this. Remember that you are now a sovereign legislative body. ये वो बात कर रहे हैं, कायद-ए-आज़म बात कर रहे हैं लेजिस्लेटिव बॉडी के साथ जो पाकिस्तान की है। And there he goes. He says, the first observation that I would like to make is this. You will no doubt agree with me that the first duty of a government is to maintain law and order so that the life, property, and religious beliefs of its subjects are fully protected by the state. ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये कायद-ए-आज़म के अल्फाज हैं, और उसमें तीन बातें हैं, जिंदगी, प्रॉपर्टी और रिलीजियस बिलीव्स, और ये तीनों ही चीजें एट स्टेक लगी हुई है इस वक्त पाकिस्तान में। आज हम बात करेंगे कि इसको किस तरह हम हल की तरफ जा सकते हैं अपने नेशनल, इंटरनेशनल और लोकल लेवल्स पे। तो आज के हमारे जो पैनलिस्ट हैं, मैं दरखास्त करूंगी अपने को होस्ट से, अशनाज साहब से, कि काइंडली आप उनको इंट्रोड्यूस करवाएं सो दैट वी कुड स्टार्ट द डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच एस्ट्रो एंड आफ्ताब साहब। मैं वार्मली वेलकम करना चाहूँगा अपने तमाम पैनलिस्ट को जो यहाँ पे मौजूद हैं, और मैं शुक्रगुजार हूँ आफ्ताब मुगल साहब का, जिन्होंने इतना अच्छा खूबसूरत गुलदस्ता सजाया और पाकिस्तान की उन मोतबर शख्सियात को, तजर्बाकार शख्सियात को और इंसानी हकूक़ के कारकुनान को आज आप लोगों के साथ जोड़ा, ताकि हम मिलकर कुछ ऐसी बातें कर सकें जिनके ऊपर काम होना ज़रूरी है। और सबसे पहले जो हमारे साथ शख्सियत हैं जो जुड़ी हैं, पाकिस्तान के एक नाम सिसल शहन चौधरी साहब हैं, जो कि एक्स एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस, जो कि कैथलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पाकिस्तान का एक अदारा है, और इन्होंने बहुत अर्सा दराज से उस अदारे के साथ काम किया, और इनके बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क है जो कि पब्लिश भी हो चुका है, और हम इनके शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है। इनके साथ हमारे साथ यंग यूथ एक्टिविस्ट हैं, फीमेल आइडेंटिटी अक्सा कंवल साहिबा, जो कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, ख़वातीन के हकूक़ के लिए बहुत मोतबर अंदाज में काम कर रही हैं, और अभी रिसेंटली वो इंसान फाउंडेशन ट्रस्ट इस्लामाबाद के साथ एज ए कम्युनिकेशन ऑफिसर अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। इनका ताल्लुक फैसलाबाद से साथ है, और ये डिफरेंट चर्चेस के अंदर एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, एज ए ट्रेनर, एज ए पब्लिक स्पीकर, एज ए फैसिलिटेटर अपना खिदमत अंजाम देते हैं। हम वार्मली वेलकम करते हैं ताहिर नवीद साहब को, जो कि एक्स MP हैं पंजाब के, और जो कि एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं, और जो कि 3 दफ़ा ज़िला कौंसिल सरगोदा के मेंबर भी रह चुके हैं। इन्होंने शहबाज भट्टी के साथ काम भी किया हुआ है, और ये लॉयर भी रह चुके हैं। रिमशमसी तोहिन सालत केस में इन्होंने उसको ख़ास तौर पर इस केस को देखा है,
और कुछ ही देर में सफीना जवेद साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी, जो कि फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है पीस एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन की, जिनका ताल्लुक कराची से है। वो भी कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगी। तो मैं एस्टर साहिबा से गुजारिश करूंगा कि स्टेज इज टुवर्ड्स यू एंड यू मे आस्क द क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू. So we'd probably like to start with Cecil Chaudhary. If I may have you, sir, could you please unmute yourself? ये सर जो हमारी जो previous discussion है, can you hear me? Cecil, yes, I cannot yes, hear I can. you. Okay, great. Can you hear me? Okay, yeah, I can. Thank you. So हम ये पूछना चाह रहे हैं क्योंकि आपकी इतना वसी तजुर्बा है इस फील्ड में काम करने के लिए, तो are there any possibilities? क्योंकि हम जनरली बात करते हैं बहुत ही स्वीपिंग स्टेटमेंट्स, ये होना चाहिए वो होना चाहिए. इन टुडेज प्रोग्राम वी वांट टू नो कंक्रीट स्टेप्स जो चाहे छोटे हों लेकिन वो इम्पैक्ट क्रिएट करें. तो सिंस यू हैव एक्सपीरियंस कि नेशनली भी आपने काम किया और अभी इंटरनेशनली भी आप CSW के साथ मुंसलिक हैं, तो सर क्या ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं? कैन वी क्रिएट सम सिनर्जीज कि हम यहाँ से सपोर्ट कर सके उन ग्रुप्स को जो ह्यूमन राइट्स के लिए और खास तौर पे पर्टिकुलरली इस मसले के लिए जो फोर्स कन्वर्जेंस है उसके लिए पाकिस्तान में काम कर रहे हैं? जी, थैंक यू एस्टर एंड आफ्ताब भाई, आपको बहुत सलाम और सब साथियों को, ताहिर साहब एंड अक्सा एंड अशनाज, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर. मैं क्योंकि आई वाज नॉट इन द फर्स्ट प्रोग्राम, सो मैंने लेकिन जरूर पढ़ लिया था जो, और आपने भी रिपीट किया था जो डिस्कशंस हुई. इस कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक हमें दो लेवल्स पे देखना पड़ेगा कि क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है. पहली चीज जो ये जो मैं समझता हूँ, इंटरनेशनल और नेशनल सिनर्जीज जो हैं उनको देखने के लिए, और किस तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी या इंटरनेशनल इदारे जो हैं वो इस इशू के ऊपर पाकिस्तान में अपना काम या इंटरवेंशंस कर सकते हैं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई थिंक एक स्टेट लेवल पे हमें देखने की जरूरत है कि क्या, क्योंकि स्टेट टू स्टेट या बायलैटरल एक जो पार्टनरशिप है वो बहुत वसी होता है, वो बहुत एक्सटेंसिव होता है. उसके अंदर देयर इज अ लॉट ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन जिसके तहत जो है इफेक्टिव किस्म के काम हो सकते हैं. और मैं समझता हूँ कि एक तो ऑलरेडी यूके जो है इसके ऊपर काम कर रहा है. अगर हम देखें जो डेवलपमेंट एड है जो पाकिस्तान को जाता है, अगर हम सिर्फ आवाज 2 का प्रोग्राम देखें जो 2018 में शुरू हुआ था, 2022 तक चल रहा है, जिसके अंदर इन इश्यूज को भी एड्रेस किया जा रहा है, especially the issue of abductions, forced conversions and forced marriages, specifically of women and children. तो कोई 17.25 मिलियन पाउंड्स की डेवलपमेंट एड है जो यूके पाकिस्तान को दे रही है इस हवाले से, टू वर्क ऑन दिस ऑन ब्रॉडर इश्यूज बट इंक्लूडिंग दिस पर्टिकुलर इशू. तो मैं इसलिए इस पे एम्फेसिस देता हूँ बिकॉज ये एक इफेक्टिव टूल है, एक ब्रॉडर रिसोर्स है, और स्टेट जो है यानी कि पाकिस्तान जो है वो ओब्लाइज्ड है, जब वो इस तरह का डेवलपमेंटल एड लेता है किसी मुल्क से, वो ओब्लाइज हो जाता है कि वो उसके जो पैरामीटर्स हैं या उसके जो मैकेनिज्म्स हैं वो आउटपुट के वो उसको मीट कर सकें. वो थोड़ा प्रोजेक्ट टाइप की लैंग्वेज हो जाती है, लेकिन इट इज इम्पोर्टेंट फॉर देम टू मीट आउट ऑल दोज क्राइटेरिया जिसके तहत ये फंड मिल रहा होता है. सो आई थिंक इंटरनेशनल लेवल पे जहाँ पे स्टेट टू स्टेट देखा जाए तो जो पाकिस्तान के जो इदारे हैं गवर्नमेंट के, सरकार के, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, जैसे जुडिशरी हो गया, पुलिस हो गई, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हो गए, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करने की बहुत जरूरत है, ताकि इनका जो रवैया है इस तरह के केसेस जब होते हैं तो उनका जो माइनॉरिटी विमेन या बच्चों के साथ जो रवैया है वो रवैया पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बेहतर होना चाहिए. डिग्निटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग जो है वो अपहोल्ड होना चाहिए, एंड दैट इज, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सेंसिटाइजेशन कर सकें जजेस की भी, वकला की भी, पुलिस फोर्स की, जो कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है जब इस तरह के इंसिडेंट होते हैं. तो वो पुलिस आते हैं सामने, और अगर पुलिस का रवैया एक मनफी किस्म का होगा तो जो इफेक्टेड विक्टिम्स होते हैं वो आना ही नहीं चाहेंगे उस तरफ, वो खामोश रह जाते हैं अक्सर. और यही प्रॉब्लम होती है जिस वजह से डेटा कलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं उसके बारे में आवाज उठा नहीं रहे होते.
सो एक तो ऑन अ स्टेट टू स्टेट लेवल मेरे ख्याल में इन इदारों को स्ट्रेंथन करने के लिए ट्रेनिंग्स, कैपेसिटी बिल्डिंग, assistance to the state of Pakistan in having positive reforms जो protections दे सकें मुल्क को, ये एक जरिया है जहां पे स्टेट टू स्टेट लेवल पे जो इंटरनेशनल एंड नेशनल सिनर्जीज जो हैं ये काम आ सकती हैं। उसके बाद अगर हम देखें इसमें मैं ये भी जिक्र करना चाहूंगा कि जो और इंडिपेंडेंट कमीशंस हैं, फॉर एग्जांपल द माइनॉरिटी कमीशन, अब उसके ऊपर एक अलग डिबेट होगी कि हाउ इंडिपेंडेंट इज द माइनॉरिटी कमीशन इन पाकिस्तान, बट द क्वेश्चन इज कि एक इंडिपेंडेंट कमीशन का वजूद ताकि वो इन इश्यूज के ऊपर इफेक्टिवली आवाज उठा सके और उसका कोई वेटेज हो। अदरवाइज वो महज आवाज उठाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर उनके पास वो ऑटोनॉमी और वो स्ट्रेंथ नहीं होगी। तो उनको भी इंडिपेंडेंट बनाना वो हुकूमत का एक फर्ज है, और उसके ऊपर भी अगेन international community, international organizations can put that pressure. That's the first state to state level. मैं इसमें एक और चीज करना चाहूंगा, that is the community level engagement. इस पे I think बहुत ज्यादा हमें जरूरत है कि हम reach out कर सकें directly to the victims. In many cases international. ये सर मैं पूछना आपसे चाह रही थी इधर, बिफोर वी गो टू विक्टिम्स, आपने गवर्नमेंट लेवल की बात की है। अब लेट्स से द गवर्नमेंट, दैट इज अनदर डिबेट, वेल गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है या नहीं है, लेकिन अगर हम ये कहें कि चलें एक स्पेसिफिक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने पाकिस्तान में एक ऑर्गेनाइजेशन को हेड किया, अब आप यूके में हेड कर रहे हैं, डू दे एक्सचेंज डेटा? क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं जिस तरह अगर हम लोकल लेवल पे या डायसिस लेवल पे कुछ ट्रेनिंग्स करना चाहें तो आपकी तरफ से कुछ, जिस तरह फर्ज करें कि इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए या किस तरह अवॉइड किया जा सके बैड टच के लिए या सेक्सुअल एजुकेशन के लिए, आर देयर एनी प्रॉब्ली रिसोर्सेज जो करिकुलम होता है पढ़ाने वाला जो शायद CSW जो है वो शेयर कर सके पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन ऐसी, या और फिर जो लोग ऐसे अगर हम एक बना भी देते हैं प्लेटफॉर्म ऑनलाइन कि लोग वहां रिपोर्ट करें फोन करके, तो क्या ऐसा कोई ऐसा हो सकता है कि हो सकता है हमारे पास लोग ही ना जिनको पता चले कि वो कैसे उसको रिस्पॉन्ड करना है? तो इस तरह की ट्रेनिंग्स के लिए कोई ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है? बिल्कुल ऑलरेडी हैं ऐसी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं। मैं जब NCJP में था और मैंने रिसेंटली CSW ज्वाइन किया तो उससे पहले NCJP खुद जो है जो इदारा है उनके पास सपोर्ट है जो कि इस इशू के ऊपर अवेयरनेस के ऊपर काम कर रहा है, अवेयरनेस ऑफ द कम्युनिटी स्पेशली द वुमेन एंड गर्ल्स, और ये टारगेट कर रहा है क्रिश्चियन और हिंदू कम्युनिटी क्योंकि ज्यादातर केसेस हमें जो नजर आते हैं वो हिंदू और क्रिश्चियन कम्युनिटी के लड़की और बच्चियां और औरतों के साथ हो रहा होता है। तो ऐसा ही सपोर्ट ऑलरेडी आ रही है और ये चर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस बेस्ड इन यूरोप हैं, जर्मनी है, इवन यूके में हैं जो कि सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन यू मस्ट अंडरस्टैंड के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस नो डाउट हेल्प करती हैं, बट व्हेन यू लुक एट द साइज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कम्युनिटी तो इट बिकम्स अ ड्रॉप इन द ओशन। दैट इज व्हाई स्टेट लेवल पे भी बहुत जरूरी है। आई एग्री कि स्टेट की विलिंगनेस के बहुत मसले आ जाते हैं, लेकिन जब स्टेट दूसरे मुल्क से एड ले रहा होता है तो वो बाउंड हो जाते हैं कि उन्होंने उस एड को सही तरीके से यूटिलाइज करना है और उन चीजों पे, और वो जो एड जो मुल्क दे रहा है वो मुल्क भी उनसे पूछ सकता है कि जी हमने आपको इस काम के लिए दिया, हमें ये नजर क्यों नहीं आ रहा है। ऐसे मैकेनिज्म, और ये मैं आवाज 2 का मैंने जिक्र किया, उस प्रोग्राम के अंदर ऐसे मैकेनिज्म्स हैं टू चेक एंड मेजर के ये इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट और सही जगह पे भी इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। सो CSW खुद जो है वो भी इस वक्त काम कर रहा है इस हवाले से। कुछ इदारे हैं पाकिस्तान के अंदर जिनके साथ वी आर वर्किंग, NCJP के साथ। बिल्कुल आपने जो सवाल किया डेटा शेयरिंग का, आज भी वो डेटा शेयर होता है। उनकी जो फैक्ट शीट्स हैं वो हमारे लिए यहाँ पे बहुत मानी रखते हैं क्योंकि वो जो ग्राउंड रियलिटीज पे जो हमें जो इंफॉर्मेशन मिल रही होती है उसको हम लेके यहाँ पे उसके ऊपर उस हवाले से एडवोकेट कर पाते हैं, और यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं या MPs हैं उन तक ये मैसेज जो है पहुंचा पाते हैं, जिसकी वजह से फिर वो इट गोज ऑल द वे, सर्कल्स अराउंड एंड गोज बैक टू द स्टेट। सो डेफिनेटली वो सिनर्जीज एग्जिस्ट भी करती हैं एंड इट इज इम्पोर्टेंट और ज्यादा भी किया जा सके। मैं इसमें एक जिक्र वो भी करना चाहूंगा कि चर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस
church bodies should come forward, because church has the resource pool to reach out to the community. Specifically Christian community यहाँ पे होगी, हिंदू community उस तरह से शायद नहीं हो पाएगी, लेकिन church के पास वो backbone है जिसके तहत they can reach out to a wider community level. और जी प्लीज। मैं बिल्कुल आपकी बात से लेके कि बिल्कुल चर्च और मंदिर कह लें हम सिंध में, अगर कोई भी जो भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको मतलब स्टेप फॉरवर्ड करना ही पड़ेगा। मैं सर वापस आपके पास आती हूँ, लेकिन आपकी बात से मैं अक्सा के पास जाना चाहूंगी। अक्सा, जिस तरह सर कह रहे हैं कि जो हमारे पास वहाँ पे ग्राउंड रियलिटीज होती हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, बिकॉज दे फॉर्म द बेसिस। ठीक है एस्टर जी, माजरत आपको इंटरप्ट करने के लिए क्योंकि ताहिर नवीद चौधरी साहब ने जाना है, तो अगर हम उनकी तरफ पहले अच्छा सॉरी मुझे जी ओके ऑलराइट ओके अशनाज could you take over, then I'll come back. Yes, thank you ताहनवी साहब, अपने आप को प्लीज इंटरव्यू अनम्यूट कीजिएगा ताकि मैं आपके सामने सवाल रख सकूं। जी ताहनवी साहब, आपका सियासी असर सुख बहुत ज्यादा, और आप पंजाब के अंदर एमपी भी रह चुके हैं, आपने लेजिस्लेशन भी होती देखी है। तो अभी हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या जो मौजूदा हालात के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर जो लेजिस्लेशन मौजूद है, जो कवानीन है, उससे आप कितनी हद तक मुतमईन है, और वो कितनी हद तक फोर्स्ड मैरिजेस के हवाले से रिलायबल है? और इसके साथ ही मैं सवाल रखना चाहूंगा दूसरा, क्या अभी पाकिस्तान के अंदर कोई सियासी सतह के ऊपर ऐसी सियासी जदोजहद की जरूरत है या सियासी तहरीक की जरूरत है जिससे जबरी तब्दीली मजहब या जबरी शादियों के कवानीन के ऊपर नजरसानी की जा सके? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बड़े भाई आफ्ताब मुगल का, चौधरी साहब का, सारे पैनलिस्ट का, कि आपने मुझे आज इस बड़े, जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ये इस वक्त बड़ा हार्ड इशू है, इस पर बात करने का मौका फराहम किया। तो जहां तक लेजिस्लेशन का तल्लक है, तो इस पे कानून मौजूद है, और हम देखते हैं कि पंजाब के अंदर ये 16 साल जो है ना, वो अडल्ट्री की एज है, कि 16 साल एज होनी चाहिए, हो तो शादी हो सकती है, जबकि सिंध के अंदर 18 साल है। और ये पंजाब में वो पेंडिंग पड़ा हुआ है बिल, जो 18 साल का जो अमेंडमेंट बिल है, वो अभी पेंडिंग पड़ा है। 2013 में सिंध ने ये पास कर दिया कि 18 साल का। अब होता ये है कि बहुत सारी हमारी हिंदू बच्चियों को जब अगवा करके पंजाब में ला के ना, वो उनका निकाह कर लेते हैं अगर कोई अंडर एज होती है। लेकिन जहां तक बहुत सारे सर्वे मैंने देखे हैं कि यहाँ पे 21% ऐसे हैं जिनकी शादियां 18 साल से पहले कर दी जाती हैं, 3% ऐसी हैं जिनकी 15 साल में भी हो जाती है। इस पे कानून मौजूद है कि अगर 16 साल से कम उम्र की कोई शादी होती है तो उसको 6 माह सजा और 50,000 जुर्माना है उसको। इसी तरह जबरदस्ती अगर कोई शादी होती है तो उसके लिए 3 से 7 साल की सजा है और 5 लाख जुर्माना है। लेकिन जो मेरे तजर्बे में आया है, बहुत सारे केसेस में मैं खुद भी अपीयर हुआ हूँ, मैंने देखा है, इस तरह चौधरी साहब बात कर रहे थे, सबसे पहले तो पुलिस का जो रवैया है ना, बहुत सारे जो जबरी ये शादियां हैं, वो अक्सर हमारे अपने लोग भी सहारा लेते हैं कि वो मुस्लिम निकाह करते हैं, मुस्लिम कोई जबरदस्ती तो करते हैं, वो निकाह करते हैं, लेकिन हमारे क्रिश्चियन जो हैं वो भी सहारा ले लेते हैं कि वो मुस्लिम हो के मुस्लिम निकाह कर लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो पुलिस देखती है छोड़ो मुसलमान हो गया। फिर मैंने देखा है कि जजेस का रवैया जो है वो जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं करते, बल्कि रिलीजियस माइंड अप्लाई करते हैं। जहां भी कुछ ऐसे केसेस आते हैं, हमने देखा कि बहुत सारी अंडरएज शादियां, जिस तरह आरजू राजा केस बड़ा मशहूर हुआ, फिर फरा वाला केस, इसी तरह बहुत सारे केसेस का हवाला दिया जा सकता है। तो जजेस ने कभी नहीं देखा कि ये अंडरएज है। हमारे यहाँ पे शनाख्ती कार्ड जो है वो 18 साल से कम उम्र का नहीं बनता, लाइसेंस जारी नहीं होता, बहुत सारी वोट नहीं हम दे सकते, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो 18 साल से कम उम्र की नहीं होती, कि जब तक वो जो है बालग हम जिसे कहते हैं वो नहीं होती। लेकिन यहाँ पे पूरा बायस्ड होते हैं, वो मीडिया देख लें, वो पुलिस देख लें, वो जजेस देख लें, उनका रवैया जो है ना, कानून में अमेंडमेंट लाने की जरूरत नहीं, कानून मौजूद है। सिर्फ हमें जो जरूरत है वो कि हम
जो आपने, मैं दूसरे सवाल का भी साथ ही जवाब देता हूँ, जो पॉलिटिकल आपने कैंपेन की बात की, पॉलिटिकल तरबियत नहीं है। यहाँ पे आरजू राजा केस में आपने देखा कि हम प्रोटेस्ट करते हैं सिर्फ फेसबुक पे तस्वीरें चढ़ाने के लिए, अपनी एक्टिविटी शो करने के लिए। और आरजू राजा केस में मैंने बहुत से अपने कारकुनान को देखा है जिनके नीचे किसी ने ग्रेट लीडर लिख दिया है, उन्होंने अपनी अपनी जो है वो जमातें बना ली हैं कि हम तो लीडर बन गए, हमने ये एहतजाज किया। और मैं समझता हूँ कि सियासी तरबियत ना होने की वजह से हम इस तरह से करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, क्योंकि आपने मेरे सॉरी, का जिक्र किया, सर मैं अगर आपसे पूछ सकूं, मेरी अभी कुछ दिनों पहले एक हिंदू लड़के से बात हो रही थी और वो मुझे बता रहा था कि मैं बच्चों की सियासी एक टीम बनाई हुई थी, सिंध की बात कर रही हूँ, तो मैं उसका हिस्सा था। तो उसकी अब वो मतलब MBA कर रहा है, तो देखिए कितने साल की उसकी सियासी तरबियत है। मसीही लोगों में आप हमारे सियासी लीडरान में से हैं, तो क्या कैसे पॉसिबल है, क्या करना चाहिए अगर से मैं वही अर्ज करने लगा था कि यहाँ पे हमारे पॉलिटिकल पार्टीज ने विंग्स बनाए हुए हैं। मैंने बहुत सारे विंग्स के लोगों से अक्सर ये सवाल किया है कि जब आपने सेक्रेटेरिएट वहां पे आप जाते हैं, दफातर में जाते हैं, तो माइनॉरिटी इश्यूज पे कितनी देर वहां पे बात होती है, तो सबका जवाब जो है वो नफी में होता है। तो मैंने उन्हें कहा कि जब अब हमारे पास पाकिस्तान माइनॉरिटी अलायंस या जो हमारी अपनी जमातें हैं, अगर उनमें बैठते हैं तो कितनी देर बातें अपने माइनॉरिटी इश्यूज पे होती हैं। तो उन्होंने कहा था कि तमाम वक्त माइनॉरिटी इश्यूज पे बातें होती हैं। हम माइनॉरिटी विंग्स के जितने हमारे साथी दोस्त हैं, उनके वहां पे इश्यूज पे इन पे बात नहीं होती। और फिर मैं ये समझता हूं कि हमें सियासी तरबियत अगर मिल सकती है, आज हम में जो बातें निकल रही हैं, सिसल जोई साहब के साथ, बुजुर्गों के साथ भी हमारा बहुत सारा एक तल्लक रहा है। हमने सारी जिद्दोजहद ये शहबाज भट्टी और उनकी लीडरशिप में इकट्ठी की है। और यही वजह है कि आज आपको कोई भी शहबाज भट्टी साहब का, सिसल जोई साहब का जो फॉलोअर साथी हम काम करते रहे, उनकी तरबियत का और किसी माइनॉरिटी विंग के किसी भी साथी की तरबियत का फर्क वाजे नजर आएगा। यहाँ पे मैं कहूंगा कि भट्टी साहब ने हम चंद लोगों के साथ, सिसल जोई साहब ने चंद लोगों के साथ मिलके हमने कोशिश की कि डायलॉग किया जाए, लॉबिंग की जाए। और आज जो कुछ पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के लिए बिलखसूस मैं ये कहूंगा कि 2-3 काम जो बड़े काम हुए हैं, इसमें 5% जॉब कोटा है, सेनेट में नुमाइंदगी है, या 11 अगस्त माइनॉरिटी डे है, ये सिर्फ डायलॉग और लॉबिंग का नतीजा है। लेकिन हमारे ये रवैये जो हैं, बिलखसूस मैं कहूँगा ये प्रोटेस्ट अंदरूने मुल्क या बरूने मुल्क, ये हमें नुकसान भी दे रहे हैं। ये इतना नुकसान दे रहे हैं, बहुत सारे जो संजीदा हल्के हैं उनके साथ ये बात भी होती है कि कभी क्रिश्चियन जो है वो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जो मारने वाला फेस होता था। आज हमें उन्होंने, स्टेट ने हमें छोड़ के ना रिलाय करना शुरू कर दिया है सिखों पे, रिलाय करना शुरू कर दिया हिंदुओं पे। एक छोटी सी कम्युनिटी की मिसाल दूंगा, अगर अहमदियों को देखें कितने प्रोटेस्ट वो करते हैं, लेकिन अपनी बात वो मनवा लेते हैं, नेशनली और इंटरनेशनली भी वो मनवा लेते हैं। हमें डायलॉग और लॉबिंग की जरूरत है। और चर्च का जो सबने जिस तरह किया, मैं कहूंगा कि खुदारा हमें यहाँ पे जो चर्च का काम है ना, जो उनकी जिम्मेदारी है, जहाँ पे आप जबरी तब्दीली मजहब की बात, तो सर मामला ये सियासी मामला है। बिल्कुल, अभी जब आपने सर बात की कि जी मुझे बात कंप्लीट कर लें। यहाँ पे शनाख्ती कार्ड में मजहबी खाने की बात होती है, ये मजहबी मामला है या सियासी मामला है? यहाँ पे बात होती है कि हमारा निकाह जो है वो दूसरी शादी जायज है, ये मजहबी मामला है या सियासी मामला है? इन तमाम मामला जो मजहब से जुड़े हैं उनमें हम सियासियों को आगे किया जाता है, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन चर्च की ये जिम्मेदारी सिर्फ यही है कि हम हदिये इकट्ठे करें, सिर्फ दुआएं करें। हम पॉलिटिकल लोग जो है, हमने इकट्ठे बंदे करने हो तो हमें बहुत सारे अखराजात करने पड़ते हैं। चर्च एक ऐसा फोरम है कि जहां पे हमने जाना ही जाना है, हमारे बच्चों ने जाना ही जाना है। अगर सिर्फ 5 मिनट उस सारी प्रेयर में से निकाल के हम अपनी बच्चियों की ये तरबियत करें, उनके अंदर खुदा का खौफ उजागर करें। बच्चियां तो मासूम है, उन्हें कुछ पता नहीं होता कि इसके नताइज क्या होंगे। छोटी छोटी नासमझ बच्चियां जो हैं वो वक्ती तौर पे
किसी भी वो उन्हें लालच या कुछ भी मतलब करके अपने चुंगल में ये फंसा लेते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे चर्च को एक वाइटल रोल प्ले करने की जरूरत है, जहाँ पे हमें बिल्कुल ठीक है, हम कर रहे हैं कैंपेन, हम कोशिश कर रहे हैं। सर मैं आपसे पूछना बहुत सारे चाहती थी जी फरमाइएगा। आपने बड़ी जबरदस्त एक बात कही अभी, जो इसको मैं रीइंफोर्स करना चाहती हूँ कि जब आपने बंदे इकट्ठे करने हैं, आपको वसाइल भी लगाने पड़ेंगे, मेहनत भी करनी पड़ेगी। चर्च में ये हर वीक में ये फैसिलिटी जो है वो है, लोग वहां पर आते हैं, अपने आप आते हैं, ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है और उसको लेके बिल्कुल हमें वहां करना चाहिए। लेकिन सर मैं यही पूछ रही थी कि सियासी तरबियत जिस तरह शहबाज भट्टी साहब ने की चंद लोगों की, आगे हमारे पास सेकंड लीडरशिप लाइन कहाँ पर है? या ऐसा मुमकिन है कि जिस तरह आप हैं या कोई और लोग हैं जिनसे अगर राब्ता किया जाए कि वो आके कुछ अगर चर्च में सेमिनार किया जाता है तो उसमें बता सकें, क्योंकि वो लोग तो सिर्फ ऑर्गेनाइज ही कर सकेंगे, वो उनको शायद इस बारे में डायरेक्ट नहीं कर सकेंगे। तो ऐसी कुछ होते हैं काम? पहले नंबर पे तो ये हमें बुलाने में चर्च भी जो है ना वो हेजिटेशन महसूस करता है। मुस्लिम एमपी एमएन को बड़े शौक से बुलाते भी और इज्जत भी देते हैं, उन्हें सियासी नहीं समझते। हमें कहते हैं कि सियासियों से दूर रहा जाए, और यही बात है कि हमें वो बुलाने में बड़ी कबाहत महसूस करते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनका मतलब है, एक मेरा तल्लक होगा, भट्टी साहब ने हमेशा चर्च को इस्तेमाल किया, सिसल चोई साहब ने चर्च के साथ बड़ा अच्छा तल्लक रहा, उन्होंने हमेशा बिशप सबान जो है उनके साथ अच्छा रिलेशन रहा, चर्च में हमने ये बात की। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि मुस्लिम्स को बुलाएंगे नेशनल इवेंट पे, किसी क्रिश्चियन सियासतदान को कहें सियासी है, इन्हें रहने दे। और मैं समझता हूं कि जिस तरह कौमी मसाइल पे और सियासी मसाइल पे, क्योंकि सियासी मसाइल और मजहबी मसाइल जुड़े हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल जिस तरह सर, आपने कहा बिल्कुल वो सियासतदान को फेयरनेस है वो कर सकता है बात, वो मेरा ख्याल है कोई मजहबी लीडर उस पे नहीं। लेकिन मैंने ये कोशिश कर रहा हूँ बहुत सारे मजहबी रहनुमाओं के साथ ये बात कि खुदारा आप 5 मिनट निकाल के ये जो समाजी हमारा मसला है, जो मुआशरती मसला है, इस पे लोगों की तरबियत जरूर किया करें। और मैं एक एक्सपीरियंस आपको बताने लगा, मैं ना 3 बाइबल स्कूल रन भी कर रहा हूँ। मेरे घर में भी कोई 106 बच्चे बच्चियां पढ़ने आते हैं जिनकी एज 18 से 35 साल है, और तमाम की तमाम जो है वो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं। और जब वो खुदामंद के कलाम को सीखने में रहते हैं तो खुदामंद का खौफ ऑटोमेटिक उनके जहनों में आता है। वो अपना टाइम जो गुजारते हैं फेसबुक पे, दूसरी चीजों पे, वो ज्यादा वक्त फिर गुजारते हैं खुदा के साथ। जब खुदा का खौफ होगा और उन्हें पता होगा, तो मैं समझता हूं कि यही एक चीज हमें बचा सकती है इन चीजों से। अदरवाइज यहाँ पे कानून जितने मर्जी बन जाएं, और फिर इसके साथ साथ जो हमारे सियासतदान है उन्हें भी चाहिए कि ये जो मैंने डायलॉग की बात की, मैंने लॉबिंग की बात की, भट्टी साहब के होते हुए हमने बहुत सारे मुस्लिम उलमा कराम के साथ ना एक बैनुल मज़ाहब मुकालमे का जो एक ना बहुत बड़ा चैप्टर शुरू किया हुआ था, जिसमें हमने पूरे पाकिस्तान के जो उलमा कराम उन्हें एंगेज किया हुआ था। अब भी हमें जरूरत है कि हम उनके साथ इस बात को डिस्कस करें, उनको ये बावर करवाएं और उनके साथ इस मजबूत तल्लक हो कि अगर कहीं भी बात हो तो जिस तरह बहुत सारे उलमा कराम जो हैं वो आगे आ रहे हैं, वो बात भी कर रहे हैं, अगर वो बात करेंगे कि ये काम गलत हो रहा है, और इसी तरह हमारे मैं अपने वकला बरादरी जो है हम अपनी बात को इस पे बात कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे एक्टिविस्ट ऐसे हैं जो बहुत बड़े दावेदार हैं कि हमारे चीफ के साथ तल्लक है, अगर उनके चीफ जस्टिस के साथ तल्लक है तो ये बात जुडिशरी में अच्छे तरीके से ये लॉबिंग करके डायलॉग करके कि कम से कम वो जुडिशियल माइंड अप्लाई करें कि जहां पे भी अंडर एज मैरिजेस हैं। 2 बातें आपने की हैं, मैं इनको रीइंफोर्स करना चाहूंगी क्योंकि मुझे पता है वी आर प्रेस्ड फॉर द टाइम एज वेल एंड यू नीड टू गो। आपने 2 बड़ी वैलिड बातें की हैं जो मैं यहाँ पर दोबारा से दोहराना चाहूंगी। एक तो ये कि जो चर्च को बाकी सारे जो हमारे जो मजहबी लीडर्स हैं उनको काम करना चाहिए सियासी लीडर्स के साथ मिलके। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि मिन हैसुल कौम पाकिस्तानी मसीहियों की मैं खास तौर पे बात करूंगी, और शायद बाकी माइनॉरिटीज में भी ये प्रॉब्लम हो कि हम लोग जो हैं वो हर वक्त तनकीद करते रहते हैं कि फलाने ने ये नहीं किया और फलाने ने ये नहीं किया। हम ये कम देखते हैं कि हम अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पर शेयर कर सकते हैं।
तो ये आपने बड़ी जबरदस्त बात की कि जब तक हम मिलकर काम नहीं करेंगे हम आगे नहीं। लेकिन दूसरी एक और बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट की है जो डायलॉग की, कि बजाय इसके कि हर वक्त ये करें, वो होता है कि एहतजाज करने के बाद उसका गुस्सा निकल जाता है, उसके बाद कोई प्रैक्टिकल काम नहीं होता। तो डायलॉग जरूर क्रिएट करनी चाहिए। सेकंड, बट द थर्ड देयर इज सम क्वेश्चन सर, जब आप बात कर रहे थे कि लेजिस्लेशन मौजूद है। अब ये जो आरजू राजा वाला केस था, इसमें तो सर ग्रूमिंग का ये केस था। अब यूके में या यूरोप में हम ग्रूमिंग को एक प्रॉब्लम समझते हैं, उसको एक जुर्म समझते हैं, काबिल दस्तंदाजी है पुलिस। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में उसको ग्रूमिंग को कोई जुर्म नहीं कहा जाता। ग्रूमिंग का मतलब है कि अंडर एज जो लड़कियां, मैं सुनने वालों के लिए बता रही हूँ कि अंडर एज जो लड़कियां हैं, आप उनको, जिनको कोई तजुर्बा नहीं है, जिनको कोई सेक्सुअल एक्सपीरियंस नहीं है, बड़े उम्र के आदमी उनको आहिस्ता आहिस्ता अपने ढब्बे ले आते हैं, ये ग्रूमिंग कहलाती है, ये जुर्म माना जाता है। क्या पाकिस्तान में ऐसा कोई लेजिस्लेशन है इसके खिलाफ? पंजाबी दी एक मिसाल है, याना गल करे सियाना क्यास करे, कि हमने देखा कि आरजू राजा के जिसके साथ शादी कर रहे हैं वो कोई 42-45 साल का है। जी, मैंने पहले अर्ज की है कि जिस तरह चोई साहब की बात को मैंने सेकंड भी किया था, यहाँ पे जितनी एजेंसीज हैं जिनमें बिलखसूस यहाँ से पुलिस से बात शुरू होती है, फिर वो जुडिशरी में जाती है, वहां पे जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं किया जाता, वहां पे सिर्फ रिलीजियस माइंड अप्लाई किया जाता है। अब जाहिर बात है कि जज बैठा होगा वो भी मुस्लिम होगा। मैं पिछले दिनों एक केस में पेश हुआ, मैंने कहा कि जनाब इसने पहले तलाक लेनी थी, फिर इसने पहले दावत देनी थी अपने खामंद को कि मुस्लिम हो जा, अगर नहीं होता तो फिर भी सेपरेशन, उसने जुडिशियल सेपरेशन फाइल करके ये डिग्री लेनी थी, फिर शादी कर। उसने कहा नहीं जी नया पासपोर्ट बन गया इसका, तो ये नए कवानीन। मतलब जजेस अगर कानून के मुताबिक फैसला करेंगे तो ये तभी होगा। उसके लिए एक ही हल जो मैं सोच रहा हूँ, मेरा ज़हन ये कहता है कि हमें बार काउंसिल इस पे बात करनी चाहिए। हमारा जो जुडिशरी के साथ तल्लक है, हमें उनको ये बात बाबर करानी चाहिए। हमारे जो सियासी लीडरान है बिलखसूस जो इस वक्त पावर में बैठे हैं, उन्हें उलमा कराम के साथ ये बात करनी चाहिए, अपने साथियों के साथ बात करनी चाहिए। और इसमें बार बार बेशक वो कट मोशंस हो, वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर हो, अगर कहीं पे भी वाकया इसे हाईलाइट असेंबलीज में करें कि कानून मौजूद है लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो मैं समझता हूँ इसका कुछ हल निकल सकता है। मैंने क्योंकि यहाँ पे कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हो रहे हैं, मैं जाना है, जी बिल्कुल सर, लास्ट में आफ्ताब मुगल साहब अपने भाई से कहूंगा कि मुझे आपसी गाइडलाइन की जरूरत है, चोई साहब की गाइडलाइन की जरूरत है। मैं जहां तक हो सकता है मैं इस सारे कार्यकाल में अपना हिस्सा डालने के लिए जी अभी सर आपने कहा था सियासी तरबियत हमारे लोगों की नहीं है, उसके बारे में मैंने अर्ज किया है कि सियासी तरबियत यहाँ पे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आप 5-6 साल पढ़ते हैं तो डॉक्टर बनते हैं। आप यहाँ पे जो है ना वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में 5 साल पढ़ते हैं जो इंजीनियर बनते हैं। हम लॉ जो है वो 5 साल का करते हैं तो वकील बनते हैं। जहाँ पे जो है बंदा रात को सोया सुबह उठता है, एक प्रोटेस्ट करता है और वो तस्वीरें लगाने के बाद वो सियासी बन जाता है। सियासी तरबियत इस तरह नहीं, उसके लिए भी अदारे हैं। अदारे यही हैं कि जिस तरह ऑल पाकिस्तान माइनॉरिटी अलायंस शहबाज भट्टी साहब की जमात थी, आज हम मतलब पाकिस्तान माइनॉरिटी अलायंस के प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हैं। बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशन है पॉलिटिकल जो दोस्त चला रहे हैं, उनमें अगर बैठेंगे वहां पे मसाइल हमारे डिस्कस होंगे, उनके हल ढूंढे जाएंगे, वहां पे पॉलिटिकल तरबियत हो सकती है। कभी भी आप माइनॉरिटी विंग किसी पार्टी का भी हो, वहां बैठ के ना आप उन मसाइल को डिस्कस करते हैं, ना वहां पे होते हैं, ना उनको लालच है। उनको सिर्फ और सिर्फ आपकी अद्दी कुव्वत से लालच है, उनको सिर्फ और सिर्फ आपके वोट का लालच है। इसके अलावा मैं समझता हूँ कोई लालच इसके साथ नहीं है। ये हमारे दारों का ये जिम्मेदारी बनती है, वो चर्च लगा लें या हमारी जो छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने लोगों की तरबियत करें और फिर उसको ग्रास रूट लेवल पे, मैं समझता हूँ चर्च से बेहतर कोई इंस्टीट्यूशन नहीं हमारे पास कि हम ग्रास रूट लेवल पे जाके ये बातें कर सकते हैं। ओके, बहुत शुक्रिया सर आपके थैंक यू वेरी मच। अभी मैं सिस्टर शेन चौधरी साहब की तरफ आना चाहूंगा। मैं इजाजत चाहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू नवीद भाई, थैंक यू, सी यू अगेन। चौधरी साहब की तरफ आना चाहूंगा क्योंकि इन्होंने एनसीजेपी के साथ काम भी किया और एनसीजेपी जो डायरेक्ट स्टेक होल्डर ये क्रिश्चियन मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट के ऊपर इन्होंने लॉबिंग भी की है। तो एक तानवी साहब एक बात कह के गए हैं कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके पीछे रखा जाता है और जो मजहबी कायदीन है वो लेजिस्लेशन के अंदर ज्यादा आ रहे हैं। तो इस बात को आप किस तरह से देखते हैं? इस बात का आप लाजमी जवाब दीजिएगा, लेकिन आप मुझे ये भी बताएं कि कौमी सतह के ऊपर कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज या फैक्टर मौजूद है जिनके ऊपर काम अभी करना जरूरी है
ताकि फोर्स मैरिजेस के केसेस को रोका जा सके, और किस तरह की लॉबिंग हमें पाकिस्तान के अंदर नेशनल लेवल की सतह पर चाहिए? जी आशिक नियाज, थैंक यू। जी, हम इसको बिल्कुल Sorry? रखेंगे। आप नहीं, बिल्कुल आप इसके ऊपर हमें अपना पॉइंट दें, लेकिन सिसिल आपकी बात से मैं जोड़ना चाहती हूँ पहले, बिफोर यू आंसर दिस प्लीज, Sure. Please बिकॉज go ahead. दैट विल बी समथिंग दैट विल बी राउंडिंग इट अप। तो अगर हम अक्सा से पूछ लें आप ही की बात से कि अक्सा, जब सिसिल साहब कह रहे थे कि हमें ग्राउंड जो रियलिटीज हैं उनका जो सारा डाटा जब हम कलेक्ट करते हैं तो वो हमें इंटरनेशनली हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। कोई भी रिपोर्ट लिखी, किसी जगह प्लीड करें अपना केस, तो मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ, और अभी ताहिर नवीद साहब ने भी कहा कि चर्च जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो चर्च जो है या लोकल कम्युनिटीज हैं वो किस तरह हेल्प कर सकती हैं टू फीड इन दैट डेटा, और क्रेडिबल डेटा, ठीक है, रिलायबल डेटा किस तरह हम कर सकते हैं? जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बात करने का मौका दिया है, और बहुत अच्छा लगा सिसल साहब को दोबारा से देख के, क्योंकि एनसीजेपी का बार बार जब जिक्र हो रहा है तो मैं भी एनसीजेपी से तरबियत शुदा एक इंसानी हकूक की कारकुन हूँ, और हमारा काम ही जो हमें बेसिक सिखाया गया था वो डाटा के हवाले से था कि क्योंकि केसेस रिपोर्ट नहीं हो पाते हैं तो हम लोग उसको उस तरह से रीच आउट नहीं कर पाते हैं। तो हमारे जो इंसानी हकूक के कारकुन का एक नेटवर्क पूरा बना हुआ है, उनका जिम्मेदारी है, या अब हमारे खून में शामिल हो गया है कि जहां पर भी इस तरह के केसेस होते हैं हम फौरन से कोशिश करते हैं कि उसका डाटा कलेक्ट किया जाए और ऑफिस के साथ शेयर किया जाए। और डेफिनेटली जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, सर ने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी कि वो कि हमें बहुत सारी फॉरेन फंडिंग्स मिलती भी हैं, लेकिन वो जो है बहुत कम साबित होती हैं, क्योंकि कम्युनिटी को अगर हम देखें तो इतनी लार्जर कम्युनिटी होती है। तो यहाँ पर जैसे बार बार चर्च का जिक्र आ रहा है कि चर्च इस तरह से करे, चर्च उस तरह से करे, ठीक है, चर्च के पास एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, मुनाद साहिबान भी मौजूद होते हैं, और जैसे उनके पास एक रजिस्टर मौजूद होता है, और उसमें क्योंकि मैंने चर्च के साथ बहुत क्लोजली काम किया है तो उसमें ये भी होता है कि कितने लोग आ गए, कितने लोग चले गए, कितने मुतलाशी हैं, ठीक है, इस तरह से वो पूरा एक डाटा का कलेक्शन हो रहा होता है। तो क्योंकि मुनादों की आउटरीच जो है वो पैरिश लेवल तक होती है, वो डोर टू डोर जाते हैं, कम्युनिटी से मिलते हैं, तो अगर कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि चर्च को ऑन बोर्ड लिया जाए और इस पे चर्च का स्टैंड लिया जाए कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं, और वो अपनी प्रायोरिटी में इसको शामिल कर लें कि एक तो सरमन्स में जो फादर साहबान है, ठीक है, वो शामिल कर सकते हैं इसको, और जो मुनाद साहबान है उनको हमें नहीं भूलना चाहिए कि उनकी भी ऐसी तरबियत की जाए कि वो इस टॉपिक पे बात करें, क्योंकि वो कम्युनिटी में आउटरीच ज्यादा कर रहे होते हैं और उनके जरिए से डाटा कलेक्शन जो है वो ज्यादा। लास्ट टाइम हमारे साथ जो थी सिस्टर, मैं नाम भूल रही हूँ, बहरहाल उन्होंने हमें एक सजेशन दिया था, गजाला की सिस्टर गजाला, उन्होंने हमें एक सजेशन दिया था कि हर चर्च में, जिस तरह भी आपने कहा कि उनके पास रजिस्टर होता है कि कितने आ गए, कितने चले गए, कितने मुतलाशी हैं, तो उसके साथ अगर हम 2 कॉलम और ऐड कर लें कि कितनों के बेफाम बने हैं, कितनों के शिनाख्ती कार्ड बने हैं, तो हमारा काम सियासी तरबियत तो हमारी वहीं से स्टार्ट हो जाएगी और वो एक बेस बननी शुरू हो जाएगी। जी बोलिए। अच्छा, मेरी खुशकिस्मती ऐसी है कि मैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बहुत कुछ काम कर रही होती हूँ, तो ये जो सियासी तरबियत का एक आया था आंसर के इसके हवाले से, तो डेफिनेटली मेरा एक मैंने क्योंकि आगे लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो हमारी आउटरीच थोड़ी सी हमने बढ़ाई लोगों तक कि माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है वो इसको किस तरह देख रही है एज अ अपॉर्चुनिटी। तो जब हम गए तो उन्होंने कहा जी हमें तो माइनॉरिटी की एक सीट मिल जानी है, हमें तो वही उस पर सबर शुक्र हमने कर लेना है कि हमारे लोगों में एक तो सियासी शऊर नहीं है। और मेरे उस्ताद जो है उन्होंने मुझे एक चीज एक दफा बताई थी कि अगर हम सियासत का हिस्सा नहीं बनते तो हम सियासत की नजर हो जाते हैं, ठीक है, हम सिस्टम को कभी भी तब्दील नहीं कर सकते जब तक हम उस सिस्टम का हिस्सा ना बने। बाहर बैठ के तो हम सवाल उठा सकते हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए ये करें, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि माइनॉरिटी जो है ज्यादा से ज्यादा खुद गवर्नमेंट का हिस्सा क्यों नहीं बनती। तो जरूरत है कि हमारे जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जैसे अभी सर लेफ्ट कर गए, कि मतलब सर ने अपने आगे कितने लीडर्स तैयार किए हैं, ठीक है, उन्होंने क्या ये महसूस किया कि जैसे मैं एक इंसानी हकूक की कारकुन हूँ, तो मैं महसूस करती हूँ कि मुझे अपने आगे 10 और इंसानी हकूक के कारकुन तैयार करने हैं। तो क्या उनको ऐसा लगा कि मुझे सेकंड लीडरशिप होनी चाहिए
ठीक है, कि हर इंसान को लाइक ऑर्गेनाइजेशन कितना काम कर लेंगी, चर्च कितना, हर इंसान को इंडिविजुअल अपना किरदार अदा करना ही होगा। और यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूंगी कि अब ये मसला, ये जो फोर्स मैरिजेस या जबरी तब्दीली मजहब इतना बढ़ चुका है कि लोग इस पर जो है बाकायदा कैंपेन्स जो है वो शुरू कर रहे हैं। हमारे एक लोकल सतह पे कुछ साथियों ने एक तहरीक शुरू की, बेटी बचाओ तहरीक, ठीक है, और बहुत से लोग जो लाइक माइंडेड थे, क्योंकि वो समझते थे ये मसला है, तो वो उसमें शामिल हो रहे हैं। ठीक है, तो अब लोगों में शऊर पैदा होना शुरू हुआ है, लाइक माइंडेड लोग उसमें जुड़ रहे हैं, और आई होप सो के आहिस्ता आहिस्ता जब तो क्या लोग इसके साथ जुड़ते जाएंगे। है ये चर्च भी इसको सपोर्ट कर रहा है, चर्च के नहीं कर रहा, या ये सोली? बिल्कुल जी, हाँ जी, उनके अक्सर जो इजलास होते हैं मैं जब देखती हूँ तो चर्च उनको पूरी तरह से ऑन भी कर रहा है, सपोर्ट भी कर रहा है। ओके, ठीक है, हम दोबारा आपके पास आएंगे। थैंक यू वेरी मच जो आप काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर वहां से स्टार्ट ना हो तो ऊपर कहीं भी नहीं जा सकता, इसीलिए जो हर एक मरहला है वो इम्पोर्टेंट है। सो वी कम बैक टू यू फॉर द फाइनल थॉट्स, बट सिसिल चौधरी के पास हम जाएंगे काइंडली। तो सर, योर टाइम नाउ। अगर आप जैसे कि आपसे पूछा था, हेलो जी, आई कैन हियर यू। जी, जैसे आप अशिकनाज ने आपसे एक सवाल पूछा है, और उससे पहले भी हम बात कर रहे थे, यू हैड सम पॉइंट इन योर माइंड सर। इससे पहले सिलसिला आगे बढ़े, मैं भी एक रिसर्च वर्क देख रहा था, ऑर्डेंड ट्रांसग्रेशन। अब इन्होंने ऑर्डेंड ट्रांसग्रेशन एक मेरे पीडीएफ फाइल है जो कि एनसीजेपी ने शाया की है, और बहुत अच्छा वंडरफुल वर्क है। और तानवीर साहब ने कहा कि इनको आपको बार काउंसिल्स के अंदर देने की जरूरत है। तो साहिवाल के अंदर तो मुझे तो मौका मिला, क्योंकि एनसीजेपी के साथ मैं अभी डीपीओ को, डीसी को, और हमने बार के अंदर गए हैं, हम ये चीजें उन तक पहुंचा कर आए हैं, जो फोर्स मैरिजेस के ऊपर, अंडरएज मैरिजेस, उसके ऊपर बात हो रही है। लेकिन मैं चाहता हूँ आप लाजमी तौर पर सवाल का भी जवाब दें कि क्यों सियासतदानों को ये तासुर मिलता है कि मजहबी जो नुमाइंदे हैं वो आकर उनकी जगह ले रहे हैं। इस बात को लाजमी रखिएगा अपनी बात में। जी, थैंक यू अशिकनाज। अच्छा, पहले तो मैं आपने जो वही बात की लेजिस्लेशन के हवाले से, कि क्या, और स्पेशली क्रिश्चियन मैरिज और डिवोर्स एक्ट के हवाले से भी आपने बात की। 2017 से चर्च और डिफरेंट डिनोमिनेशंस ऑफ द कम्युनिटी इसके ऊपर इकट्ठे हुए और उन्होंने काफी डिस्कशंस इस पे की। मैं उसका हिस्सा उस वक्त एनसीजेपी के साथ था, आई वाज पार्ट ऑफ दैट डिस्कशन। हमने इनिशिएट किया 2017-2018 में आके एक सेट ऑफ रिवाइज्ड अमेंडेड क्रिश्चियन मैरिज और डिवोर्स एक्ट तैयार हुआ, जिसमें तकरीबन 10 डिनोमिनेशंस क्रिश्चियन कम्युनिटी की इकट्ठी उसको एंडोर्स भी उन्होंने किया। बट जब वो असेंबलियों तक पहुंचा, जब वो वापस मिनिस्ट्री तक गया, तो वहां पे जाके फिर वो शेल्फ हो गया। और वो शेल्फ क्यों हुआ, आप भी जानते हैं कि उस टाइम पे जाके पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई थी नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के साथ। और ये बड़ी एक प्रॉब्लम हमारी होती कि एक शख्स जो है एक चीज को लीड शुरू करते हैं, लेकिन उसका फॉलो थ्रू नहीं हो पाता अगर वो वहां पे नहीं मौजूद होते। एंड that is a fault of the system, there is an absence of a system that can take things forward और उसको प्रोसेस में लाए। फिर जब नई हुकूमत आई, हम फिर वापस गए, हम फिर नई हुकूमत से मिले, हम शीरी मजारी साहिबा से मुलाकात की, हमने इस बात का जिक्र किया, फिर उसके ऊपर बातचीत शुरू हुई। एंड बट मेरे नजदीक आई थिंक वन ऑफ जो चीज मैंने उस वक्त भी आवाज मैंने बुलंद की और मैंने बोला कि स्टेट जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी को एज क्रिश्चियन देखती है, नॉट एज कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स एंड बैप्टिस्ट एटसेट्रा, देम एज क्रिश्चियंस। जब तक हम खुद इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक हम यूनिफाइड नहीं होंगे, हम अपने कॉज को और अपने आर्गुमेंट को आगे लेके जा ही नहीं पाएंगे इफेक्टिवली, और वो ऐसे ही कहीं किसी दलदल में फंसा रहेगा जब तक कि हम इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो हमें अपने गिरबान में झांक के देखने की जरूरत है कि एज अ क्रिश्चियन कम्युनिटी इन टोटलिटी हम आगे बढ़े, एंड देन हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे रख पाए। दूसरा जो प्रॉब्लम और इसके और एंड दैट इज द जो मेरे ख्याल में जो एक वो क्यों नहीं वो लेजिस्लेशन आगे चल पाई, बिकॉज उसके अंदर फिर सियासी इंटरेस्ट जो है मुख्तलिफ पार्टियों के, और जो ताहिर साहब ने भी बात की कि जो ऑलरेडी पार्टीज में बैठे हुए कुछ लोग, वो किसी का इंटरेस्ट है, किसी की राइवलरी है, किसी का कोई अग्रीमेंट नहीं है, और नुकसान किसका होता है? नुकसान तो क्रिश्चियन कम्युनिटी का हो रहा है एज अ होल।
सो पर्सनल इंटरेस्ट ओवर रूल द कम्युनिटीज इंटरेस्ट, और उस चीज के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस चीज को देखें कि हमने जिस चीज का ओथ लिया है, अगर हम असेंबलियों में हैं तो हम उस आइन की पासदारी कर रहे हैं, हम उस आइन जो कि हमें सो कॉल्ड सेफगार्ड्स दे रहा है, हम उसको हमने अपहोल्ड करना है, ना कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट को देखना है। सो हमें उस चीज को उससे बालातर हो के अपने से हट के लार्जर इंटरेस्ट को देखने की जरूरत है। देखिए, हिंदू मैरिज बिल इतना वहां पे इतना सेलिब्रेट किया कि जी हिंदू मैरिज बिल पास हो गया। आज तक हिंदू कम्युनिटी इस बात को रोना रोती है कि जी उसके रूल्स ऑफ बिजनेस ही नहीं बने। तो अगर एक लेजिस्लेशन आपने कर ली लेकिन उसके रूल्स ऑफ बिजनेस ही नहीं बनाए, तो वो तो किसी काम का नहीं है, वो इम्प्लीमेंट होगा ही नहीं। सिंध सिख आनंद मैरिज एक्ट वो भी पास हुआ लेकिन वो भी नहीं। सो अगर क्रिश्चियन मैरिज डिवोर्स एक्ट कल को पास भी हो जाता है और अमेंड भी हो जाता है, जब तक कि उसकी प्रैक्टिकल ये जो है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, तब तक जो है हम रिजल्ट्स नहीं देख पाएंगे। एंड दैट इज जो हमें इस वक्त करने की जरूरत है। और इसके अंदर मैं वापस आपकी तरफ जो आपने सवाल किया इंटरनेशनल, आई थिंक इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है कि मुल्क को कन्विंस करने पे, हमारे मुल्क को, कि जी आपके पास आइन पड़ा हुआ है जो ये कह रहा है कि आपने प्रोटेक्ट करना है द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज, जो कॉन्स्टिट्यूशनल उसको वायलेट नहीं करना। आपकी ऐसी इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं यूएन की ह्यूमन या राइट्स यूरोपियन पे जेनीवा पे इन्होंने साइन किए है और आपने उसको अपहोल्ड करना है। दैट इज जहां पे इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है अपना पार्ट प्ले कर सकती है। और उसमें ये नहीं होता कि तनकीद करना, मैं समझता हूँ कि तनकीद इज नॉट ऑलवेज द सोल्यूशन। हम पार्टनर करना चाहते हैं हुकूमत के साथ, और हुकूमत को अपने आप को जरा वेलकम करने की जरूरत है कि जी दूसरे हो सकता है किसी चीज में हमारी कैपेसिटी ना हो, तो इंटरनेशनली लेट अदर्स आल्सो असिस्ट यू, और थोड़ा ओपन हो, थोड़े वेलकमिंग हो, ताकि हम जो है उन चीजों को बेहतर तरीके से एड्रेस कर सकें। बड़ी आपने इम्पोर्टेंट बात की है, मैं इसको रीइंफोर्स करूंगी बिफोर यू गो टू द थर्ड पॉइंट के बिफोर वी कुड गो टू द गवर्नमेंट, जो पाकिस्तान का चर्च है दैट नीड टू यूनाइट, और दो ही अहम चर्च ऑफ पाकिस्तान है और कैथोलिक चर्च है, इनके लीडर्स को मिल बैठने की जरूरत है। पहले आपस में तो हम ये डिसाइड कर लें कि हमारा क्या नैरेटिव होना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड, सो दैट वी कुड ऑल, एंड देन जब लीडरशिप इसको डिसाइड कर लेती है तो फिर ये इसके लिए जो आम लोग हैं, जिस तरह मेरे और अक्सर जैसे लोग हैं या अशनाज हैं, हम लोग सोशल मीडिया पर इसको शेयर कर सकते हैं और फिर ये जो है ये एक तहरीक बन सकती है। अगर हम सिर्फ हर बंदे का अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन होगी फिर कुछ नहीं होगा। थैंक यू, आगे चलेंगे। जी जी, इसमें मैं ये सिर्फ ये कहूंगा कि क्रिश्चियन कम्युनिटी चर्च ने ये कदम लिया और कोशिश की, और 2019 में आके अगेन 10 डिनोमिनेशंस ने मिलके उसको एंडोर्स किया उन रिकमेंडेशंस को। लेकिन वही बात के जहां पे जो सियासी क़यादत थी वहां पे डिफरेंसेस पैदा हुए और चीज फिर से रह गई। तो मैं ये नहीं कह रहा कि चर्च ने नहीं किया, दे ट्राइड देयर लेवल बेस्ट, बट उनका जो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो उन्होंने पूरी की। नेक्स्ट स्टेप जो है वो सियासी कायदीन की आ जाती है कि वो उसको आगे लेके चले। बिशप हजरात ने तो नहीं रेजोल्यूशन टेबल करना असेंबली में, प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो अपने अपने प्रोविंसेस में लाना है, तो उनकी जिम्मेदारी आयद होती है वो उसको आगे लेके चल सके, एंड दैट इज समथिंग जो हमें देखने की जरूरत है। अब मैं सिर्फ एक और जो बात करना चाहूंगा, अक्सर बैठी हुई यहाँ पे मेरा 7-7.5 साल मैंने इनके साथ काम किया एनसीजेपी के थ्रू। बहुत ऐसे अशनाज के साथ मेरी मुलाकातें होती रही हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स हमारी कम्युनिटी के जो एम्पावर्ड हैं, जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे लिए जरूरी है, और इंटरनेशनली अगर हम आते हैं, देखें हर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उमरकोट या मिट्टी तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन अक्सर या आशिकनाज जैसे जो हैं और दीगर साथी वो पहुंच पाएंगे, और वो एम्पावर्ड हैं, दे हैव द नॉलेज, दे हैव द एक्सपीरियंस, इवन मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है ऑन द ग्राउंड कि क्या क्या प्रॉब्लम्स और किस तरह की हर्डल्स सामने आती हैं। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि चर्च जरूर अपना काम करेगा और कोशिश करेगा, और वो जरूरी भी है कि चर्च
जैसे आपने बात की कि सोशल इश्यूज के ऊपर वो जरूर हमें चाहिए कि हम इसके ऊपर बात करें, बट वी मस्ट नॉट फॉरगेट कि हिंदू कम्युनिटी के साथ कौन एंगेज करेगा, जी विल इंश्योर कि उनको आगे लेके कैसे चलेंगे। दैट इज जहाँ पे हमारे एक्टिविस्ट, हमारे जो यंग, हमारा जो यूथ है, हमारे जो यंग एंड इवन प्रोफेशनल ओल्डर एक्टिविस्ट जो हैं, वो दे कैन कम इनटू प्ले। उनके पास वो आउटरीच है कि वो फार रिमोट एरियाज में जाके कम्युनिटी जो विक्टिम्स है, जो लड़की है जो बैठी हुई, जो लड़की जिसके साथ ये होता है, उस तक पहुंच के उसको बता सकें कि देखें आप सिंध में बैठी हुई हैं, आपके पास चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट पड़ा हुआ है जो 18 साल की उम्र वो पासदारी कर रहा है। पंजाब के अंदर क्या लॉज हैं, वो जो लीगल प्रोविजंस जो पड़ी हुई हैं, जो शायद इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, उसके लिए जरूरी है कि हम जाके वो मैसेज जो है उन तक पहुंचा सकें। और उसके लिए देयर आर लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज, देयर आर लॉट्स ऑफ वेज। सीएसडब्ल्यू खुद भी इस पे काम कर रहा है। हम लोग सेसल एंड आयरिश फाउंडेशन के साथ भी हम काम कर रहे हैं इन पाकिस्तान टू एड्रेस। और उसका हमने एक जरिया ये निकाला कि परफॉर्मिंग आर्ट्स या गाना या थिएटर, किस्मत ये कि कोविड की वजह से थिएटर या स्ट्रीट थिएटर उस तरह से हो नहीं सकता, लेकिन ऐसे भी एवेन्यूज हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। सोशल मीडिया को इतने पॉजिटिव, नेगेटिव चीजों के लिए तो हम हर चीज में यूज कर लेते हैं, लेकिन पॉजिटिव के लिए देयर आर सो मेनी प्लेसेस जिसको हम सोशल मीडिया को यूज कर सकते हैं टू प्ले अ पॉजिटिव रोल। हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, हर बच्ची के हाथ में स्मार्टफोन है। अगर हम वो मैसेजेस निकाल सकें, वो कैंपेन्स रन कर सकें जो कि विच विल रीच आउट टू द कम्युनिटी, तो वो बहुत जरूरी है कि हम उनको अवेयरनेस दें। और हम अपना पार्ट प्ले करेंगे, लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक स्टेट, क्योंकि स्टेट की मशीनरी के पास वो स्ट्रेंथ है, वो रिसोर्सेज है कि वो मैस लेवल पे कैंपेन रन कर सके। हम जो कर रहे होंगे वो एक कतरे के बराबर ही होगा, लेकिन फिर भी हम वी विल कंटिन्यू। एंड जी सर, ये जो आपने बात की अभी, जी सॉरी, एक सिर्फ आखिर में बात करूंगा कि देखिए हम बात मुख्य चीज, फॉर एग्जांपल फोर्स कन्वर्जन का 2016 में सिंध असेंबली ने क्रिमिनलाइज करने का एक बिल पेश किया। वो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, प्रेशर जो था फ्रॉम द राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज की वजह से वो फिर से शेल्फ हो गया, वो नहीं हो सका। इट डज नॉट मैटर कि एस्टर ने ये बिल पास करवाया या अक्सा ने करवाया या सेसल ने करवाया या अशकनाज ने करवाया या आफ्ताब साहब ने करवाया। व्हाट मैटर्स इज कि बिल पास हो जाए। हमें इस क्रेडिट की दौड़ में से निकल के इशू को एड्रेस करने की सोचने की जरूरत है, बिला बगैर इस चीज के कि जी कौन करवा रहा है, किसने करवाया, इट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज दैट द इशू हैज बीन एड्रेस्ड, एंड दैट इज जो हमारा बुनियादी जो प्राइमरी प्रिंसिपल होना चाहिए कि इशू को हम एड्रेस करें। इज्तिमाई सोच रखें, इनफरादी सोच ना रखें। बिल्कुल आपकी बात है ये, लेकिन आप तो आइडियलिस्टिक वर्ल्ड की बात करें ना, तो होना चाहिए ऐसे। देखिए मेरे वालिद ने एक चीज सिखाई थी, और कि हमेशा 100% टारगेट करो। अगर आप 80% को टारगेट करोगे तो आप 40% अचीव करोगे। 100% या 120% को टारगेट करोगे तो आप 80% अचीव कर पाओगे। तो देयर इज नो हार्म इन बिलीविंग इन द आइडियल सिचुएशन, एंड देयर इज नो हार्म इन टारगेटिंग फॉर द आइडियल, क्योंकि तभी आप उसके करीब कहीं पहुंच पाएंगे। श्योर, कांट एग्री मोर। राउंड अप करूंगी लास्ट मिनट्स में आपके पास और अक्सा के पास जाऊंगी। अक्सा पहले और फिर आप। ये मैं कहना चाहती हूँ कि जो हम सिर्फ ये बात करेंगे जो जिस तरह आपने बात की है, अभी जबकि हम बात कर रहे हैं, आप हमारी एक्सेस में है, और आपको लगता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो शायद ट्रेंड हैं और उनके पास मोबाइल फोन और वो कर सकते हैं, लेकिन हमने पिछली मीटिंग में ये बात की थी कि क्रेडिबिलिटी हम लूज कर देते हैं इफ देयर इज अ टेम्पर्ड न्यूज एंड एन ओल्ड न्यूज जो भेज रहे हैं। लोग ऐसे ही भेज देते हैं, वो बस वो फॉरवर्ड करना क्योंकि इजी होता है। तो अगर हम कोई ऐसी ट्रेनिंग माइनॉरिटी कंसर्न के प्लेटफॉर्म से करना चाहें तो ऐसी पॉसिबिलिटी होगी कि ऐसे लोग जो हिंदू कम्युनिटी से, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से, जो मुख्तलिफ ऐसे रिमोट एरियाज में बैठे हुए हैं, सिंध के, पंजाब के, उनको हम बता सकें कि बेसिकली आप किस तरह 2 मिनट की वीडियो जो है जिसमें आप पूरा कंटेंट दें, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिनमें नाम नहीं होगा, जिनमें जगह नहीं होगी,
कुछ बताया नहीं जा रहा तो वो उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं कुछ लगती। आप मूव हो भी जाओ कि ये इतना जुल्म हो रहा है, लेकिन आपके पास कोई चीज नहीं होती कि आप उसको फॉरवर्ड कर सको देयर एंड देन। सो दीज लिटिल थिंग्स ऑफ रिपोर्टिंग, बेसिक्स ऑफ रिपोर्टिंग, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी या कोई ऐसी ट्रेनिंग है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं इसके ऊपर? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। और आई एम लकी इनफ कि मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ऐसी होती हैं जहाँ से पहले मैं खुद सीखती हूँ और फिर मैं अपने साथियों को सिखाती हूँ। अभी रिसेंटली एक ऑर्गेनाइजेशन है बाइट्स फॉर ऑल, जो कि डिजिटल वर्ल्ड के हवाले से ही सारा काम करते हैं। उनसे हमने यही चीज पे एक ट्रेनिंग ली और उन्होंने हमें वो टूल्स सिखाए कि अगर आपके पास एक न्यूज आती है आप उसको कैसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि ये फेक है, ये ओरिजिनल है, या ये कितनी पुरानी है और ये कितनी दफा ऑलरेडी शेयर हो चुकी है। तो इस तरह की कुछ उन्होंने हमें ऑनलाइन टेक्नोलॉजी सिखाई और कुछ वेबसाइट, कुछ एप्स ऐसी उन्होंने हमें बताई। तो मैं जरूर चाहूंगी कि हम लोग अपने साथियों को सिखा सकें। और जो रिपोर्टिंग का आपने कहा, ये बहुत एक खूबसूरत आपने चीज शेयर की है कि हमारे पास बीइंग अ डिफेंडर सबसे पहले न्यूज आती है कि लोग हमें कहते हैं कि आपको नहीं पता ये चीज हो गई, वो चीज हो गई। अभी एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगी कि एक बच्ची के हवाले से एक फोटो जो थी वो सोशल मीडिया पे आ गई कि उसके बाल सारे जो थे वो मुख्तलिफ तरह से काटे हुए थे। हाँ, तो वो आ गई कि इस बच्ची को फोर्स कन्वर्जन हो गया, इसके साथ रेप हो गया, ये वो। और जब मतलब फैसलाबाद से लिखा गया था ताल्लुक उस बच्ची का, तो हमें हर तरफ से फोन आ रहे थे कि आपके फैसलाबाद में इतना बड़ा जुल्म हो गया, आपको पता ही नहीं चला। और हमारे एक्टिविस्ट बेचारे वो तस्वीर लेके घूम रहे हैं उस एरिया में जो नाम लिखा गया था। और फिर इतनी ज्यादा वो वायरल हो गई कि हमारे जो डीसी साहब हैं उनको अगले दिन जो न्यूज़पेपर है उसमें क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी कि मैंने खुद अपने तौर पे पता करवाया है और ये न्यूज जो है वो फेक है। और फिर वो पास्टर साहब जिन्होंने वो फोटो पहली दफा सोशल मीडिया पे डाली थी, उन्होंने आके एक वीडियो बयान दिया कि ये बच्ची वो है जिसके बाल हर साल झड़ जाते थे और मैंने इनकी इजाजत से डोनेशंस के लिए ये फोटो डाली थी सोशल मीडिया पे। ठीक है, तो हमारे लोगों को शायद बाकी वो एक बड़ी प्यारी बात है कि हर कोई शेयर करता है और नीचे लोग लिख देते हैं कि आप बहुत अच्छी लीडरशिप और आप ग्रेट लीडर, ये वो। तो हम सबसे पहले खबर पहुंचाने के चक्कर में सबसे पहले सबसे तेज और शबीर तो सब देखेगा, तो वो शबीर बनने के चक्कर में हम लोग वो पुरानी न्यूज भी ऐसे डाल देते हैं सोशल मीडिया पे कि जी मैंने सबसे पहले ये खबर पहुंचाई है। तो डेफिनेटली हम लोग कर सकते हैं ये चीज के ऐसे वीडियोस, मैसेजेस के जरिए वीडियो बना के अपने साथियों को सिखा सकते हैं कि आप न्यूज किस तरह रिपोर्ट Zoom के थ्रू ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। रिपोर्ट किस तरह से एक चीज हो जिसमें नाम हो, इसको जगह का नाम हो, ठीक है, उसमें डेट हो और उसमें सारा मेंशन हो कि यहाँ पर ये वाकया हुआ है, ताकि वो जितनी बार भी शेयर हो सबसे पहले यही आएगी कि ये 2018 का वाकया है, 19 का है। तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया थ्रो आपने किया है कि जब भी इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी हो या ऐसा कोई केस हो तो जब आप रिपोर्ट करें तो उसमें आप जरूर मेंशन ये चीज होनी चाहिए, ताकि जितनी बार भी शेयर हो क्लियर होना चाहिए कि ये कब की न्यूज है। ठीक है, थैंक यू सर। अंदाज में जवाब दिया। इससे पहले गेस्टर इसी सवाल को सिसल साहब की तरफ मूव करें। सिसल साहब क्योंकि एनसीजेपी के साथ एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी के तौर पर काम कर चुके हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा एनसीजेपी आप उन्हें जानते हैं, आप अपनी वाकफियत का बहुत फायदा उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, आप ज्यादा उठा रहे हैं, आप फीमेल लीडर का ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। और मैं और अक्सा जो है वो ज्यादातर मैंने 2005 से एनसीजेपी के साथ हूँ और अक्सर भी हमारे साथ इसी चीज पे काम है। और एनसीजेपी का सबसे बड़ा काम है वो रिपोर्ट राइटिंग, फैक्ट फाइंडिंग का है। मतलब रिपोर्ट राइटिंग, फैक्ट फाइंडिंग किस तरीके से करनी है। तो मैं चाहूंगा सिस्टर साहब जब अपनी बात करते हैं इस बात को भी लाजमी रखें कि आप किस तरीके से अपने जो कारकुनान है इंसानी हकूक के उसको एक तरबियत के अमल से गुजारते हैं। सॉरी, आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आई थी अशनज, आखिरी आपने जो बात। जी मैंने कहा कि आप इस उन तमाम तरीक़ेकार का भी जिक्र कीजिएगा जिन तरीक़ेकार से आप इंसानी हकूक के कारकुनान को तरबियत देते हैं। अच्छा, श्योर, थैंक यू। वेल, जहाँ तक जब मैंने 2013 में एनसीजेपी को ज्वाइन किया था, ऑलरेडी एक प्रोग्राम चल रहा था जो कि जिसको ह्यूमन राइट्स एजुकेशन एंड एक्टिविस्ट ट्रेनिंग के नाम से, हीट प्रोग्राम के नाम से था। और वो प्रोग्राम उसको ओवर द इयर्स हमने उसको डेवलप करके और मजीद इवॉल्व किया। उसके अंदर हमने मिक्स कम्युनिटीज को इन्वॉल्व किया, मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू, सिख। कोशिश हमारी ये थी कि एक डाइवर्स किस्म की उसके अंदर एक्टिविस्ट जो है वो ज्वाइन कर सकें। एंड उसका फोकस ही ये था कि एक पॉलिटिकल अवेयरनेस, करंट सिचुएशन के हवाले से, ह्यूमन राइट्स,
के हवाले से इंफॉर्मेशन और एजुकेशन। नंबर 3, माइनॉरिटी राइट्स के हवाले से फ्रीडम ऑफ रिलीजन और बिलीफ के अम्ब्रेला के नीचे क्या क्या प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस दरकार हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, हालात, मुल्क के हालात को, एनवायरनमेंट को देखते हुए किस तरह की आप जो है एक्टिविज्म को अपने आप को स्ट्रेंथन कर सकते हैं अपने अपने लोकल एरियाज के अंदर, चाहे वो तहसील लेवल पे हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो या डिविजनल लेवल पे या सूबाई सतह पे हो। और ये प्रोग्राम आई थिंक एनसीजेपी का बहुत सक्सेसफुल रहा है। इसमें से बहुत ऐसे एक्टिविस्ट निकले हैं जो इस वक्त अपने अपने इदारे भी चला रहे हैं, जो मुख्तलिफ इदारों के साथ मुंसलिक हैं, जो मुख्तलिफ लेवल्स पे अपनी एडवोकेसी और लॉबी भी कर रहे हैं। और आई थिंक ये बड़ा अगेन ये बड़ा इसलिए भी अच्छा है बिकॉज इसके अंदर डाइवर्सिटी बहुत है, इसके अंदर मुख्तलिफ मज़ाहिब से एक्टिविस्ट इकट्ठे होते हैं, मुख्तलिफ एजेस के हैं, सो एक क्रॉस लर्निंग भी हो रही होती है। तो दैट इज समथिंग जो जिसपे काफी अभी भी और ऑनगोइंग है, एनसीजेपी अभी भी उस प्रोग्राम को चला रहा है आगे और चलाता रहेगा, बिकॉज इट्स वन ऑफ द वाइटल parts of NCJP's agenda to empower activists and to train new activists जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं या इस तरह के काम करना चाह रहे हैं। मैं एक तो हम इस पे जरूर कर रहे हैं, बट आई थिंक मैं इसी पे कंक्लूड करना चाहूंगा कि आगे, क्योंकि हमने आगे देखना है, वी नीड टू लुक एट सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम्स पे तो हम बहुत ज्यादा बात करते हैं। आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस चीज को सामने रखें अपने एज अ कम्युनिटी, एज पाकिस्तानीज, कि 2023 के इलेक्शंस आने लगे हैं। 2023 के इलेक्शन से पहले अगर हमने अपनी आवाज को मजबूत बनाना है तो वो जो आपने भी बात की एस्टर, और के पहले भी स्टार्ट ऑफ कि जी बे फॉर्म तो बनाएं उन बच्चों का, इंश्योर कि वो अपना बे फॉर्म बना सकें, जो 18 से ऊपर हैं वो अपना आईडी कार्ड बना सकें, ताकि एक वॉइस स्ट्रेंथन हो, ताकि आप जो सियासी कुव्वतें हैं वो आप पे डिपेंडेंट हों। इस वक्त जो है वो they don't think they are answerable to you because वो एक ऐसे रिजर्व सिस्टम से आ रहे होते हैं that they don't feel obliged कि वो कम्युनिटी के लिए अगर हम कोई तनकीद करें तो वो हमें उन्होंने जवाब देना है। सो सबसे बड़ा ये है कि हमें स्टार्ट यहाँ से करना पड़ेगा कि पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग, जो वही बात आ जाती है, चर्च भी कर सकता है, हम भी करेंगे, और कि जी आप अपने बच्चों का बे फॉर्म बनवाएं। उसके बाद आप जो 18 से ऊपर हैं वो अपना वोट रजिस्टर करवाएं ताकि एक रजिस्टर्ड वोटर की शक्ल में आए। हमारी सेंसस हुआ, मैं आपको मिसाल ये दे देता हूँ, और लाहौर के शहर में रहने वाले हम एक सोसाइटी में रहते हैं, मेरी बड़ी बहन और मैं, हमारे अलग घर वहां पे थे। मैं शामिल हो गया सेंसस में, लेकिन मेरी बहन के पास 2 दफा आए, वो उसके बाद नहीं आए। सो कहने का मकसद ये कि अगर उनके साथ भी हो सकता है, जो कि एक नॉन लोकेलिटी, बल्कि वो तो आर्मी की एक हाउसिंग सोसाइटी में हम रह रहे थे, वहां पे अगर वो मिस हो सकती हैं थ्रू द सेंसस, तो आप सोचिए कितने कम्युनिटी मेंबर्स मिस हो गए होंगे उस सेंसस के अंदर, जिस वजह से वो डेटा इज नॉट राइट। एंड देयरफॉर हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने आईडी कार्ड्स बनवाएं, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पे हम अपना वोट रजिस्टर करवाएं, ताकि हम एक स्ट्रेंथ बन के आगे आ सकें। तीसरी बात ये कि एज एक्टिविस्ट, एज ऑल ऑफ अस जो हम ये काम कर रहे हैं, ये भी जरूरी है कि हम जो सियासी पार्टीज हैं उनके अंदर उनके साथ ये डायलॉग करें और इंश्योर कराएं कि अपने अपकमिंग इलेक्शन मैनिफेस्टोज के अंदर इस इशू को वापस लाया जाए। और सिर्फ एक वो जिसको कहते हैं ना, नॉट फॉर एन आई वॉश, के वो ऊपर से कि जी हम एक ब्रॉड सी लाइन, जरा थोड़ी स्पेसिफिक होकर बात करें कि आप करना क्या चाह रहे हैं, और उस मैनिफेस्टो के अंदर उसको डालें, ताकि 2023 के इलेक्शन के बाद जो भी सामने आए हम एटलीस्ट उनसे पूछ पाएंगे। ये नहीं कि आपने लिखा था कि वी विल एम्पावर विमेन एंड चिल्ड्रन, नो, स्पेसिफिकली बात करें व्हाट यू वांट टू स्पेसिफिक, या कौन सी लेजिस्लेशन लाने लगे हैं, कौन सी रेजोल्यूशन को टेबल करेंगे, कौन से क्वेश्चंस पार्लियामेंट में आप आगे डालेंगे, किस तरह की आप आवाज उठाएंगे, ताकि आप मेन स्ट्रीम कर सकें रिलीजियस माइनॉरिटीज को इस मुल्क के अंदर। एंड इंटरनेशनली जो हम करेंगे, या और हमारे जैसे और लोग जो हैं जो करेंगे और कर सकते हैं, वो ये है कि जनवरी 2023 में यूनाइटेड नेशंस का यूपीआर आ रहा है पाकिस्तान का, 4th साइकिल। वी कैन इंश्योर कि हम वो रिकमेंडेशंस जो हम आज जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, वो रिकमेंडेशंस भी आए, उस यूपीआर का हिस्सा बने, ताकि पाकिस्तान स्टेट
इस बात को एक्नॉलेज करें कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू और हमें बहुत ज्यादा हमें इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। इंटरनेशनली उस आवाज को हम उठाएंगे तो इंटरनेशनली सिर्फ ये नहीं होगा कि पाकिस्तान के कोई लोग उंगली उठाएंगे, लेकिन वो साथ करते करते इंटरनेशनली अवेयरनेस जब होगी तो और दीगर इदारे ऐसे आएंगे जो कि अपना रिसोर्स पाकिस्तान के अंदर डाल के इस चीज को स्ट्रेंथन करने के लिए वो अपना किरदार निभा सकेंगे। सो आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट कि हम यूएन, यूरोपियन यूनियन, इन चीजों को, बिकॉज वी लिव इन अ ग्लोबल वर्ल्ड, वी आर ऑल कनेक्टेड, हम आइसोलेशन में नहीं रह सकते। कॉमनवेल्थ को भी बी माइंडफुल ऑफ द कॉमनवेल्थ एज वेल, बिल्कुल, and last and first and foremost, rather not last but first and foremost, हम जिस आइन का बार बार जिक्र करते हैं उस आइन की तो पैरवी कर लें ना। हम सिंगल नेशनल करिकुलम में उन आर्टिकल्स की बार बार वो ना हम उसको उड़ा के बाहर फेंक रहे हैं, उन आर्टिकल 22 को हम वहां पे नहीं कर पा रहे तो हम यहाँ पे कैसे कर पाएंगे? पॉलिटिकल विल इज द फर्स्ट स्टेप। जब तक नीयत आपकी ठीक नहीं होगी तो हम जितना मर्जी शोर मचा लें, जितनी कोशिश कर लें, जब नीयत ही नहीं होगी तो फिर चीज ठीक नहीं हो पाएगी। दैट इज माय हम्बल ओपिनियन। जी जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अभी मैं एक बार जब तक आई थिंक आई एम लूजिंग वॉइस, प्रॉब्ली इट्स माय कनेक्शन। तो आफ्ताब भाई, कुड यू प्लीज टेक ओवर फ्रॉम हियर? थैंक यू एस्टर। जी अशकनाज, आप कुछ कह रहे थे, प्लीज गो अहेड। जी, मैं दो बातें कहना चाह रहा था। एक तो जैसे अख्तर ने बताया और जैसे सिस्टर साहब ने मेंशन किया कि सियासी तरबियत का अमल से गुजरना जरूरी है, तो मैं क्योंकि मुझे जिला कोऑर्डिनेटर भी हूँ सीएसजे के साथ, तो सीएसजे एक ऐसा प्रोग्राम ला रही है, मिनॉरिटी लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि 1.5 साल से कर रही है। और उसका मकसद यही है कि लोकल बॉडी इलेक्शंस के हवाले से जो मिनॉरिटी लीडरशिप है उसको तैयार किया जाए, ताकि वो किस तरीके से अपने आप को इफेक्टिवली इस प्रोसेस के हिस्सा बना सकते। और उनका जो मेन फोकस है वो मेन स्ट्रीम में मिनॉरिटी विंग्स को लाना है। तो उसके ऊपर सही बात में काफी हद तक मुझे मौका मिला काम करने का और प्रैक्टिकली चीजों को जानने का मौका मिला। और जो अंडर एज मैरिजेस के हवाले से, फोर्स मैरिजेस के हवाले से जो एनसीजीपी का भी रिसर्च वर्क है, आज ही मैं डिप्टी कमिश्नर को और एएसपी साहिबा जो है उसको देख रहा हूँ। आने वाले दिनों में हम ज्यादा लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो मैं चाहूँ ऐसे अदारे जो कि रिसर्च के ऊपर काम कर रहे हैं, हमें इनको जरूर अपने साथ इस फॉर्म के ऊपर रखना चाहिए, ताकि वो जो रिसर्च बेस्ड डाटा उनके पास मौजूद है, हम मिनॉरिटी कंसर्न वाले उससे फायदा उठा सके और उसको आगे लाने में उनकी हमारी भी अपलिफ्टिंग हो सके। Thank you very much for everyone to pour in ideas and Cecil specially, क्योंकि आप ऑलरेडी जो दोनों लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने कहा है कि आप उनकी तरबियत में शामिल रहे हैं। So thank you for being such a powerful resource. I'm fortunate to have them because I've learned from them actually. That's a fact. Yeah. A learner would learn from anywhere. Yeah, and that should go on. हमने तो क्लास फिर इकट्ठी कर दी है ना। जी, तो आता भाई, आप अब सबका एक दफा से अगर इसको काइंडली राउंड अप करें, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सिसिल ने बहुत 3 कंक्रीट स्टेप्स हमें दिए, सो रियली थैंकफुल एंड ऑलरेडी। और मेरी जो गुजारिश है एक ऑनलाइन ट्रेनिंग करने की, उसके ऊपर भी कुछ आप जरूर शेयर करें। आफ्ताब भाई, ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। मुझे सबसे पहले शुक्रिया अदा करना है अपने नाजरीन का जो हमारे साथ जुड़े रहे, और बहुत से दोस्तों ने बहुत कमेंट्स भी भेजे और एक अच्छी खासी जो तादाद है कनाडा से लेके पाकिस्तान तक के लोग जो हैं वो प्रोग्राम को देख रहे हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और मुझे शुक्रिया अदा करना है अपने आज के स्पीकर्स का, जिनमें मोहतरमा कमल साहिबा फैसलाबाद से और ताहिर नवीद चौधरी साहब सरगोदा से। मुझे अफसोस है कि हमारी साथी सफीना जावेद साहिबा कराची में बारिश के बायस जो बिजली और इंटरनेट का कनेक्शन जो डिस्टर्ब हुआ है वो हमेशा शामिल नहीं हो सकी। और बहुत ही शुक्रिया मोहतरम फैसल चौधरी साहब का, जिन्होंने आज के प्रोग्राम में हमें बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज जो है प्रोवाइड किए हैं। मुझे आखिर में शुक्रिया अदा करना है अपने दोनों जो मॉडरेटर्स हैं, एस्टर दास साहिबा का और अशकनाज खुखर साहिब का, जिन्होंने प्रोग्राम को बहुत ही खूबसूरती से चलाया। अगर प्रोग्राम के दौरान कोई कोताही रही हो और कोई कमजोरी रही हो
तो उसका मैं जिम्मेदार हूँ। और अगर प्रोग्राम आप समझते हैं कि खूबसूरत रहा, अच्छा रहा, कामयाब रहा, तो उसका क्रेडिट एस्टर और अशकनाज को जाता है। उनके शुक्रिया के साथ ही हम आपसे इजाजत चाहेंगे। अगले प्रोग्राम के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदावंद आप सबका हामी नासर हो। खुदा हाफिज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।